जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दस्ते में महिलाएं नजर आई। BSF के हवाले से समाचार एजेंसी NI के जानकारी देते हुए बताया कि इस बार गणतंत्र परेड में सशस्त्र बलों, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस, नेशनल कैंडिडेट कोर और NS के 16 मार्चिंग दलों के साथ 19 सैन्य पाइप और ड्रम बैंड शामिल हो रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की महिला पाइप बैंड ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी अपने खास अंदाज में नजर आए। इस मौके पर उनके आउटफिट ने सभी को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने विविधता के प्रतीक बहुरंगी राजस्थानी पगड़ी पहनी थी, जिसने उनके आउटफिट में 4 चांद लगा दिए। जी हां, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह से पहले प्रधानमंत्री जैसे ही नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे तो उनके आउटफिट की पहले झलक देखने को मिली। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने काले कोट, सफेद पैंट के साथ गले में सफेद रंग का स्टोल भी पहना हुआ था। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल ने सारा ऐप वर्जन 2023 को गिरदावरी के लिए अयोग्य बताया है। संघ की तरफ से सारा ऐप की तकनीकी समस्या एवं विसंगतियों को दूर करने के लिए SDM कोलार के माध्यम से कलेक्टर अविनाश लवानिया को पत्र लिखा है, जिसमें संघ द्वारा ऐप के नए वर्जन में आ रही तकनीकी समस्या विसंगतियों के बारे में बताया है। संघ के जिला अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि वर्तमान में रबी गिरदावरी 2023 के लिए सारा ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया गया है। राजधानी दिल्ली में बुधवार यानी कि 25 जनवरी को हवा काफी साफ रही। प्रदूषण का स्तर भी कम दर्ज किया गया, जहां एक तरफ तेज हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया, जो बीते 3 महीने के मुताबिक काफी बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन पहले मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2037 था। आपको बता दें कि यहाँ पे CBC के आंकड़ों के मुताबिक पिछले बार दिल्ली की हवा इतनी साफ 15 दिसंबर 2022 को ही रही थी। समाजवादी पार्टी के दिवंगत संस्थापक मुलायम सिंह यादव को अति प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म विभूषण दिए जाने के ऐलान के बाद पार्टी नेताओं ने उन्हें देश के सर्वोच्च असैन्य सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि पद्म विभूषण देकर मुलायम सिंह यादव के योगदान का उपहास किया गया। मौर्य ने उन्हें भारत रत्न सम्मानित करने की मांग की। उन्होंने बृहस्पतिवार को एक ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर नेताजी के व्यक्तित्व, कृत्य एवं राष्ट्र प्रति किए गए उनके योगदान का उपहास किया है। जर्मनी की सॉफ्टवेयर कंपनी SAP पर भी मंदी का असर देखने लगा है। कंपनी ने गुरुवार को कहा है कि वो आने वाले दिनों में अपने यहां काम कर रहे 3000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। वोल्डफोर आधारित समूह, जो पारंपरिक सॉफ्टवेयर और क्लाउड आधारित कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करता है, कहा है कि उसने अपने मुख्य व्यवसाय को मजबूत और दक्षता में सुधार करने के लिए टारगेट रिस्ट्रक्चरिंग करने की योजना बनाई है। कोरोना महामारी से लड़ाई में एक और हथियार मिल गया है। भारत की पहली नेजल वैक्सीन लॉन्च हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और विज्ञान और तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत बायोटेक के मेड इन इंडिया कोविड-19 नेजल वैक्सीन इनकोविक्स को लॉन्च किया है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन में किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नाक में ड्रॉप के जरिए दी जाएगी। भारत बायोटेक के मुताबिक सरकार को नेजल वैक्सीन इनोवैक की प्रति डोज 325 रुपये मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों में 800 रुपये की पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों नहीं बल्कि दुनिया में भी देख रही है। दोस्त भी देख रहे हैं और भारत पर बुरी नजर भी रखने वाले भी। कर्तव्य पथ पर भारत थल सेना इस बार अपने सारे स्वदेशी हथियार का प्रदर्शन कर रही है। बेहद घातक है। नौसेना और वायुसेना भी परेड में अपने खास हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से इसमें तीसरी पीढ़ी देश बना योद्धक टैंक, इसमें 120 mm की मुख्य राइफल गन है। 12.7 एमटेक एंटी वायरल क्राफ्टी मशीन गन भी शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में 30 जनवरी को समाप्त हो रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि राहुल कर्नाटक में बड़े पैमाने पर प्रचार करेंगे। वायनाड के सांसद ने कन्याकुमारी से श्रीनगर की यात्रा के बीच व्यवस्था के चलते गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए उनके अधिक सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा है कि हमने राहुल से चल रही प्रधानमंत्री यात्रा के अंतिम चरण के दौरान अभियान का नेतृत्व करने का अनुरोध किया और सहमत भी हो गए हैं।
पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लगभग 300 बिलियन रुपए के नए टैक्स उपायों के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। ये उपाय कर कानूनी संशोधन अध्यादेश 2023 के तहत लागू किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बिजनेस रिकॉर्डर ने बुधवार को बताया कि अध्यादेश अगले साल से 10 दिनों में पेश किया जाएगा। शुरुआत में राजस्व में होने वाली कमाई 200 अरब रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 300 अरब रुपये कर दिया गया। शहबाज सरकार जनता पर टैक्स का बोझ ऐसे समय में डाल रही है जब आवाम पहले से आसमान छू रही महंगाई के बोझ तले दबी है। भारत के गांव में ऐतिहासिक रूप से ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज को खूब पसंद किया जाता है। सेहत के लिए बेहद फायदेमंद इन मोटे अनाजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी जोर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी वर्ष 2027 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इसे देखते हुए देश की प्रमुख FMCG कंपनी ITC लिमिटेड ने मोटे अनाज को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल किया है। अब कंपनी ने नूडल्स से लेकर अन्य दूसरे उत्पाद में मोटे अनाज को मुख्य अवयव के रूप में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यदि 2 बहनें किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो एक की फीस राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली लाखों छात्राओं को लाभ होगा। CM योगी ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर किसी स्कूल में 2 सगी बहनें पढ़ती है तो उस स्कूल के प्रबंधक से एक की फीस माफ करने की गुहार लगाई जानी चाहिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री विरोध पर स्वामी रामदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देश में धार्मिक आतंकवाद फैल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। रामदेव ने कहा है कि कुछ लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों और महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बागेश्वर सरकार को लेकर हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी हो रही है। मिशन 2024 की लड़ाई में जुटे नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोल दिया है। 3 दिन पहले कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना जाता है कि यहां पे कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा को कहा जाना है और जा सकते हैं कहकर बुरे फंसे नीतीश ने अब बातचीत को प्रस्ताव रखा है। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा है कि ट्वीट करने में समस्या का हल नहीं होने वाला। JDU फोरम में आकर अपनी बात उपेंद्र कुशवाहा को कहनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस पर देशवासियों से भारत को ज्ञानवान लोगों का देश बनाने का आह्वान किया। जयपुर के पास जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में गणतंत्र दिवस समारोह में लोगों का अभिनंदन करते हुए भागवत ने राष्ट्रीय ध्वज में रंगों को महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए और इसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। गढ़वाल हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए 27 अप्रैल को खुलेंगे। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राजमहल में बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित एक धार्मिक समारोह में पंचांग गणना के पश्चात विधि विधान से कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से मिली जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ धाम कपाट 27 अप्रैल प्रातः 7:10 में खुलेंगे। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर हुई परेड में तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई। परेड में स्वदेशी सैन्य पराक्रम और नारी शक्ति की ताकत भी देखने को मिली। आसमान में प्रचंड और राफेल समेत 50 विमान की उड़ान ने भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन किया। 90 मिनट के परेड के ताज झांकी का प्रदर्शन किया गया। 90 मिनट के ताज झांकियों देखिए, इनमें राज्यों की और मंत्रालय विभाग की झांकियां भी शामिल हुई हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023 से 24 पेश होने वाला है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी। बजट से संबंधित डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग शुरू होने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पारंपरिक हलवा सेरेमनी गुरुवार को मनाई गई। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत, किशन राज कराड़, पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बजट के अंतिम रूप देने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा बनाया जाता है। यह रस्म लंबे समय से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बेरोजगारों को अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्त वर्ष में बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने आदिवासी पर्वों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। एम्स सॉफ्टवेयर हैकिंग घटना के बाद देश में बढ़ते साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए अब हर जिले में साइबर कमांडो को तैनाती हो। कुछ दिन पहले हुई डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की पहल पर सारे राज्यों को इस बारे में सूचना दे दी गई है। साइबर कमांडो किसी भी तरीके से साइबर अपराध का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। साइबर क्राइम की बड़ी चुनौती है। इस मुद्दे पर हाल ही में हुई डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रमुखता से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। इसके बाद केंद्र सरकार की पहल पर यह सहमति बनाई जा रही है कि हर जिले में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए साइबर कमांडो तैनात किए जाए।
दिल्ली नगर निगम की 24 जनवरी को होने वाली बैठक हंगामे के चलते टल गई और दिल्ली को उसके मेयर का इंतजार अभी तक करना पड़ेगा, ये साफ नहीं है। हालांकि उसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को जरूर भुगतना पड़ सकता है। जी हां, आपको बता दें कि निगम को 15 फरवरी तक अगले वित्त वर्ष के लिए प्रॉपर्टी टैक्स समेत सभी टैक्स सार्वजनिक करने होते हैं, लेकिन मेयर नहीं चुने जाने की वजह से वार्ड कमेटियों के साथ ही जोनल चेयरमैन का चुनाव अटक गया है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का चुनाव भी नहीं हो पाया, लिहाजा पिछले साल दिसंबर में तैयार अधिकारियों के बजट को सदन में पटल पर नहीं रखा जा सकेगा। फिर विशेष अधिकारी बिना सदन में चर्चा ही इसे पास कर देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया। जी हां, आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति ने भारत पर गर्व किया है। व्लादिमीर पुतिन ने आज भारत को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। पुतिन ने अपने बधाई संदेश में भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को व्यापक रूप से जाना जाता है। रूसी राष्ट्रपति ने इसी के साथ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे पर महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में भारत का हमेशा अहम योगदान रहा और देश में विश्व शांति के लिए बड़ी भूमिका भी निभाई गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।